हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सतवाहनास को कंप्लीट किया था। तो देखिए, जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी के बाद में क्या हुआ, जो नॉर्थ था, नॉर्थ में मौर्यंस को उनके जो नेटिव रूलर्स थे, उनकी जो फ्यूडेटरीज थी, उन्होंने सक्सीड करा। जैसे कि मौर्यंस के बाद में नॉर्थ में संगा डायनेस्टी आई, फिर कानवा डायनेस्टी आई। और डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, सतवाहनाज जो उनके नेटिव रूलर्स होते हैं, फ्यूडेटरीज होती हैं, वो अब पावर में आ जाती हैं। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया होता है इंडिया का, वहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेजन्स स्टार्ट हो जाती हैं। लगातार एक के बाद एक फॉरेन इन्वेजन्स हो वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो सबसे पहले ग्रीक्स आते हैं, बैक्टेरियन ग्रीक्स या फिर इंडो ग्रीक्स। उसके बाद में शाकाज या फिर सिंथियंस आते हैं। उसके बाद पार्थियंस और कुशान्स आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स, और इनका इन्वेजन शुरू हो जाता है 200 बीसी में। और इनका रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स को इशू किया था। ये ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू करे थे। और ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं, इनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कुषाण के टाइम्स में। कुषाण गोल्ड कॉइन्स को बहुत ही अच्छी प्योरिटी में इशू करते हैं। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में भी गोल्ड कॉइन बहुत इशू होते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी थोड़ा सा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कुषाण। तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन इशू होते हैं वो इंडो ग्रीक्स करते हैं। इसके बाद इंडो ग्रीक्स ने हेलेनिस्टिक टाइप ऑफ आर्ट इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। और ये बहुत ही फेमस आर्ट है, जो कि आपको गांधारा टाइप ऑफ आर्ट में आपको देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली गांधारा जो आर्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। एक ग्रीक एम्बेसडर हैं हेलियोडोरस, ये वैष्णवाइट बन जाते हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा में ब्यास नगर में ये एक गरुड़ पिलर को इरेक्ट करवाते हैं। इस पिलर को हम हेलियोडोरस के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस। तो अब हम राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो डिमिट्रिस सबसे पहले इन्वेड करते हैं इंडो ग्रीक में, और इनके एक कमांडर होते हैं मियांदर या फिर मिलिंदा। इनका कार्यकाल होता है 165 से 45 बीसी तक। और इनकी जो कैपिटल होती है सकाला या फिर सियालकोट पंजाब में। देखिए, एक किताब है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में क्या है, ये जो राजा हैं मियांदर या फिर मिलिंदा, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क होता है नागसेना या नागार्जुना। तो मियांदर नागसेना से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर देता है नागसेना। और ये जो भी कन्वर्सेशन है मियांदर और नागसेना के बीच में, ये इस बुक में रिकॉर्ड कर ली जाती है, और इस बुक का नाम है मिलिंद पनो। तो ये जो बुक है मिलिंद पनो, ये नागसेना या नागार्जुना, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसने लिखी है पाली लैंग्वेज में। अब ये जो नागसेना है, ये मिलिंदा को यानी कि मियांदर को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, बुद्धिज़्म में इन्हें कन्वर्ट कर देता है। मिलिंदा के जो 16 कॉइन्स हैं वो बेरत से हमें पाए जाते हैं। तो मिलिंदा के जो 16 कॉइन्स हैं, दे हैव बीन फाउंड फ्रॉम बेरत। तो बेरत हमें याद रखना है। और इन्होंने अपने रूल को मथुरा तक एक्सटेंड कर दिया था। मियांदर ने अपने रूल को मथुरा तक एक्सटेंड कर दिया था, और उसके बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र को भी कैप्चर करने की कोशिश करी थी। लेकिन उस समय पर वहाँ पर जो रूल कर रही थी डायनेस्टी, संगा डायनेस्टी, तो वहाँ पर उस समय राजा होता है वासुमित्र, जो कि पुष्यमित्र संगा का ग्रैंड सन होता है वासुमित्र। तो वो मियांदर के इस अटैम्प्ट को, जो कि वो पाटलिपुत्र को कैप्चर करना चाह रहे थे, उसे स्टॉप कर देता है, उसे फेल कर देता है। तो मियांदर की जो कैपिटल होती है दैट इज़ इन सकाला या फिर सियालकोट, दैट इज़ पंजाब। इसके बाद में शाकाज आते हैं या सिंथियंस आते हैं। ये आके जो
ग्रीक्स होते हैं, बैक्टेरियन ग्रीक्स और इंडियन ग्रीक्स, ये इनको हरा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी बेसिकली 5 ब्रांचेस ये सेटअप करते हैं। अब ईस्ट से देखिएगा किस तरीके से, ईस्ट में पहले अफ़गानिस्तान में, फिर उसके बाद में पंजाब में कैपिटल इनकी टक्सिला, उसके बाद मथुरा में, ठीक है। तो इस ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से, उसके बाद में वेस्ट इंडिया में जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पर अपनी एस्टेब्लिश करते हैं, और साउथ में अपर डेकन रीजन में जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर। तो ये 5 ब्रांचेस ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं। 57 बीसी के आसपास में हम सुनते हैं एक राजा के बारे में, उज्जैन के एक राजा के बारे में, जिसने साकाज से लड़ाई लड़ी थी और साकाज को हरा दिया था। इस लड़ाई के बाद में, जीतने के बाद में, उसने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य, और यहीं से एक इरा स्टार्ट हो जाता है और उसे हम कहते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम इरा स्टार्ट हो जाता है, और ये इरा कब स्टार्ट होता है? 57 बीसी में। 57 बीसी में इसने इस साकास को हराया था, और यहीं से ये टाइटल अडॉप्ट करता है विक्रमादित्य, और एक इरा स्टार्ट कर देता है विक्रम संवत 57 बीसी से। तो अब इसके बाद में कोई भी राजा जो कि बहुत बड़ा काम करता है तो वो इस टाइटल को अडॉप्ट कर लेता है, विक्रमादित्य को। अब आगे आप यही देखेंगे, बहुत सारे राजा जो बड़ा बड़ा काम करेंगे वो इस टाइटल को अडॉप्ट कर लेंगे, विक्रमादित्य। शाकाज ने बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे। अब इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर है दैट इज रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक, जो कि कैटवार गुजरात में है, इसको रिपेयर करवाया था। ये जो लेक थी ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे गुजरात में, पुष्यगुप्त, उन्होंने ये लेक बनवाई थी, और रुद्रदमन वन ने, जो कि साका रूलर है, इसने इसे रिपेयर करवाया है, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि गिरनार गुजरात में है, ये हमें रुद्रदमन वन के अचीवमेंट्स के बारे में बताता है कि इसने सतवाहनाज, जो कि डेक्कन की डायनेस्टी थी, उसे इसने 2 बार हराया था। रुद्रदमन वन संस्कृत का बहुत बड़ा लवर था, और इसने पहली बहुत ही लंबी इंस्क्रिप्शन दी प्योर संस्कृत में, चेस्ट संस्कृत में। इसके बाद में रुद्रसिम्हा 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सबसे आखिरी साका रूलर थे, और इनकी हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त 2। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? हर्षचरित्र से। हर्षचरित्र बेसिकली हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, जो कि पोस्ट गुप्ता एम्पायर में एक राजा होते हैं, हर्षवर्धन। उनकी बायोग्राफी है हर्षचरित्र, जो कि लिखी है बाना भट्ट ने। और यहाँ से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त 2, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के होते हैं, वो शाका डायनेस्टी के रुद्रसिम्हा 3 को मार देते हैं। नहापना ये भी साका डायनेस्टी के होते हैं, और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहना डायनेस्टी के होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी होते हैं। इसके बाद में आते हैं पार्थियंस। पार्थियंस में एक राजा होता है गोंडफेरिस। गोंडफेरिस के समय में सेंट थॉमस इंडिया आते हैं फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए सेंट थॉमस आते हैं गोंडफेरिस के समय में, और गोंडफेरिस राजा है पार्थियन डायनेस्टी का। इसके बाद में आती है डायनेस्टी आपकी कुषाण डायनेस्टी। कुषाण बेसिकली योचिन्स या फिर टॉर्किन ट्राइब्स हैं ये, और इन्होंने अपनी जो पावर को एस्टेब्लिश करा, अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करा, वो इंडस बेसिन में, लोअर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं ना, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, यानी कि जो सिल्क रूट वाला एरिया है, जो आपका चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला जो एरिया है, इधर पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये वाला एरिया हो गया। और इंडिया में इंडस बेसिन और गैंगेटिक बेसिन। तो देखिए कितना सारा एरिया इन्होंने अपने अंडर ले लिया है, वहाँ पर अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर लिया है।
अब इन्होंने जो है बहुत सारे न्यूमरस गोल्ड कॉइन ये इशू करते हैं, और इनकी जो प्योरिटी होती है, मेटेलिक प्योरिटी, वो बहुत ही हाई होती है गोल्ड कॉइन्स की। ये अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं पुरुषपुरा यानी कि पेशावर और मथुरा में। तो दो जगह इनकी कैपिटल होती है, पेशावर और मथुरा में। इनका एक राजा होता है विम खाटफेसिस। ये पहला कुषाण होता है जो कि गोल्ड कॉइन को इशू करता है बहुत ही लार्ज स्केल पर। कुषाण के समय में ही चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो जाती है। और जो हेलेनिस्टिक टाइप ऑफ आर्ट हमने पढ़ी थी, जो इंडो ग्रीक्स लेकर आए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, गंधारा आर्ट, वो कुषाण के टाइम में और ज़्यादा फ्लरिश करती है। कुषाण्स ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉपर और गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इशू किए थे। खार्डफेसिस वन ये कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसके बाद में जो राजा आते हैं दैट इज़ कनिष्क। कनिष्क का जो कार्यकाल होता है 78 AD से लेकर 102 AD तक, ये कार्यकाल इनका रहता है। तो इनका राज अभिषेक, इनका जो कोरोनेशन होता है वो 78 AD में होता है, 78वीं शताब्दी में। और कोरोनेशन के बाद में ही तुरंत एकदम ये एक इरा स्टार्ट करते हैं जिसे ये कहते हैं साका इरा। और ये जो साका इरा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज़ करती है। तो साका इरा कब शुरू हो गया था? 78 AD में। विक्रम इरा जो हमने पीछे पढ़ा था वो कब शुरू हुआ? 57 BC में। वो BC में शुरू हुआ था 57 में, और ये 78 AD में स्टार्ट होता है साका इरा। कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कुंडलावन कश्मीर में हुई थी उसे भी वॉलंटियर किया था, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को। और ये महायान बुद्धिज़्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। देखिए चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, महायान बुद्धिज़्म फ्लरिश करके आई थी, और जो संस्कृत थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है। इसके बाद कनिष्क ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रेगुलर यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस करे, और इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे उन पर बुद्धा को डेपिक्ट किया गया था। देखिए ये महायान बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, तो ऑब्वियसली ये कोई काम करेंगे तो उसमें बुद्धिज़्म की झलक होगी होगी। तो इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रेगुलर यूज़ के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और उन पर गौतम बुद्धा को डेपिक्ट किया गया था। एक चाइनीज़ जनरल होता है जिसका नाम होता है पांचाओ। ये कुछ कनिष्क को एक लड़ाई में हरा देता है। पांचाओ कनिष्क जो हैं ये सिल्क रूट को भी कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कुषाण की जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में इंडस बेसिन और गैंगेटिक बेसिन, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एरिया ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सिल्क रूट को कंट्रोल किया करते थे कनिष्क। इसके बाद इन्होंने पेशावर में, पुरुषपुरा जो इनकी कैपिटल थी पेशावर, वहाँ पर एक मल्टी रैलिक टावर को कंस्ट्रक्ट कराया था। पुरुषपुरा पेशावर में मल्टी रैलिक टावर का कंस्ट्रक्शन कराया था। जो इनकी राबतक इंस्क्रिप्शन है अफ़गानिस्तान में, राबतक इंस्क्रिप्शन अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर 4 सिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। तो वो 4 सिटीज़ कौन सी हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो ये 4 सिटीज़ का मेंशन हमें राबतक इंस्क्रिप्शन में मिलता है कनिष्क के। इनकी कोर्ट में देख लेते हैं कौन कौन है, या फिर इनके कंटेम्परेरी कौन कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। इनकी कोर्ट में है वासुमित्र, अश्वघोष। अश्वघोष एक पोएट हैं, और ये लिखते हैं बुद्ध चरित्र या फिर सौंदर्य नंदा। तो 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं अश्वघोष ने, बुद्ध चरित्र और सौंदर्य नंदा। ये पोएट हैं अश्वघोष। इसके बाद में एक फिजिशियन है चरक। तो चरक लिखते हैं चरक संहिता।
और नागार्जुना या फिर नागसेना, इनको हम इंडियन आइंस्टीन भी बोलते हैं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शून्यवाद या फिर निलहिज्म। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी हैं, और जो हमने बुद्धिज़्म में माध्यमिक स्कूल देखा था महायान बुद्धिज़्म के अंदर में, तो ये उसी के फाउंडर हैं नागार्जुना या नागसेना। और अभी पीछे हमने देखा कि इन्होंने एक किताब भी लिखी थी मिलिंद पनो, जो कि कन्वर्सेशन है नागार्जुना और किंग मियांडर के बीच में। तो यहाँ पर हम देखें ज़रा, विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था वो 57 BC में हुआ, और कनिष्क का कोरोनेशन होता है, और कनिष्क एक साका संवत स्टार्ट करते हैं 78 AD में। तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है कि विक्रम संवत और साका संवत के बीच का डिफरेंस कितना है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ 57 BC से आपका विक्रम संवत स्टार्ट होता है, और ये 0 ईयर है, और ये है 78 AD। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। पहले 57 से 0 तक पहुँचना है, उसके बाद में 0 से 78 तक पहुँचना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 135 ईयर। तो 57 BC से 78 AD तक के बीच में जो है कितने ईयर्स आ गए हैं आपके, 135 ईयर्स का डिफरेंस है विक्रम संवत और साका संवत के बीच में। अब आपको पता करना है कि जैसे 2020 है, तो 2020 तो यहाँ के हिसाब से है, ज़ीरो के हिसाब से, तो 2020 साका के हिसाब से कौन सा ईयर होगा और विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा ईयर होगा। तो 2020 तो यहाँ से है, तो साका ईयर 78 साल के बाद में शुरू होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 78 साल हो चुके हैं। तो 2020 में से हम 78 को माइनस कर दें अगर, क्योंकि साका ईयर तो यहाँ से काउंट होना शुरू होगा ना 78 से, तो 78th ईयर जो है वो पहला साल होगा। यहाँ से 2020 हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो 2028 में से 78 काट देंगे, तो आज जो 2020 है, ठीक है ना, तो यहाँ से 2020 को कैलकुलेट करेंगे हम, तो 1942 बैठेगा ये साका ईयर। और विक्रम संवत अगर हम देखेंगे कि 2020 में विक्रम संवत कौन सा है, तो यहाँ से तो यहाँ तक 2020 हो ही गया, और इसमें हमें 57 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2077। तो इस तरीके से हम साका संवत और विक्रम संवत को कैलकुलेट करते हैं। कनिष्क की जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुरा या फिर पेशावर, और मथुरा भी इनकी कैपिटल थी। कनिष्क को हम अशोक II के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, और इन्होंने चाइना में बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड कॉइन्स, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इशू करे थे, और उनकी जो क्वालिटी थी वो भी बेस्ट क्वालिटी थी। और इनके कॉइन्स पर किसकी इमेज थी, बुद्धा की। इसके अलावा बुद्धा के अलावा ग्रीक और हिंदू गॉड की इमेजेस भी इनके कॉइन्स पर मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है गौतम बुद्धा की जो इमेज हैं इनके कॉइन्स पर मिलती हैं। तो अब देखिए, कॉइन्स पर बुद्धा की इमेज मिलनी है, ग्रीक और हिंदू गॉड की भी मिलनी है। इसका मतलब ये शो करता है इनकी टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन, रिलीजियसली टॉलरेंस थी इनकी। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज के ये पैटर्न थे। देखिए, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करी थी इन्होंने, और उसमें महायान बुद्धिज़्म फ्लरिश करके आया था, ठीक है, महायान बुद्धिज़्म फ्लरिश करके आया था, और संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा मिला था। तो यहीं से पता लग जाएगा संस्कृत लैंग्वेज। दूसरा, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, महायान बुद्धिज़्म फ्लरिश करके आया था। तो महायान बुद्धिज़्म में एक स्कूल हमने पढ़ा था, माध्यमिक स्कूल, और माध्यमिक स्कूल के जनक कौन थे, नागार्जुना या नागसेना, और उसकी फ़िलॉसफी क्या थी, शून्यवाद। तो नागार्जुना नागसेना इनके क्या हो जाएंगे, कंटेम्प्रेरी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कनेक्शन को बिठा सकते हैं। इसके बाद जो किंग आते हैं कुषाण डायनेस्टी के, जो सबसे लास्ट किंग होते हैं वो होते हैं वासुदेव, और ये जो हैं शिवा के वर्शिपर थे। तो हम देख रहे हैं कि कनिष्क जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, और वासुदेव किसको फॉलो कर रहे हैं, शैवाइट बन जाते हैं, ये शिवा को फॉलो कर रहे हैं।
तो रिलीजन भी देखिए किस तरीके से अलग अलग फॉलो कर रहे हैं ये। तो अभी आज हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रा ये कुषाण एम्पायर देखिए यहाँ दिखाया गया है, कुषाण एम्पायर मैक्सिमम इनका एरिया कुषाण एम्पायर का। और इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। ये जितने भी फॉरेन इन्वेजन हमने पढ़े, ग्रीक्स का, साकास का, उसके बाद में पार्थियंस का, उसके बाद में कुषाण का, तो इनके एक एक चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आए इनकी वजह से, या क्या क्या डेवलपमेंट हुई इन फॉरेन इन्वेजन की वजह से। जैसे कि स्ट्रक्चर में, पॉटरी में, कैवलरी में क्या डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड और एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटी में क्या इम्पैक्ट आया, रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुई, महायान बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ, गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हुए, कोई लैंग्वेज, लिटरेचर या लर्निंग इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन फॉरेन इन्वेजन्स का। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।